Merriam-Webster's vocabulary, part first. तो वोकेबलरी बिल्डर की बात की जाए तो इसमें वर्ड पावर मेड इजी बहुत बढ़िया वोकेबलरी बिल्डर है। इसके साथ ही वो यूट्यूब पे अवेलेबल होने के कारण हम मरियम वेबस्टर वोकेबलरी बिल्डर जो कि रूट वर्ड से रिलेटेड है, तो हम इसमें सभी रूट वर्ड कवर करने वाले हैं। 2000 से भी ऊपर पेज की ये बुक है। इसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं जो कि हमारे इंग्लिश प्रिपरेशन में और इंग्लिश में लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज होंगे। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट यूनिट से। एनोटेशन चालू हो गया है। अब पहला रूट वर्ड है बेनी, जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है वेल। अब बेनिफिट यानी कि फ़ायदा, जो गुड रिजल्ट और अच्छे इफेक्ट और अच्छे रिजल्ट के रूप में देखा जा सकता है, उससे संबंधित कुछ है। बेनिफिशियल प्रोड्यूस यानी कि अच्छा उत्पादन, गुड रिजल्ट और इफेक्ट्स। द लैटिन रूट कैन बी हियर्ड इन अदर लैंग्वेज एज वेल, यानी कि ये जो लैटिन रूट है ये और दूसरी लैंग्वेज में इस तरह से देखा जा सकता है जैसे गुड और फाइन। और इन स्पेनिश इज ब्योनो, स्पेनिश में इसको ब्योनो कहते हैं और फ्रेंच में इसको बोन कहते हैं, इज बोन। एंड इटालियन में इसको जस्ट से बेनी। तो एक रूट वर्ड है बेनी, उसके बारे में हमने ये जानकारी ली है। अब इससे संबंधित जितने भी शब्द बनते हैं वो हम आगे इस बुक में देखने वाले हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो लीजिए, बेनी से संबंधित पहला वर्ड आ गया है बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है बेनेडिक्शन। ये ए जो होता है ये थोड़ा अलग तरह से बोला जाता है, जैसे बेनेडिक्शन, इसको मतलब बोलना नहीं होता है बेनेडिक्शन, डायरेक्ट इसको बोलते हैं बेनेडिक्शन। तो ये तो प्रोनाउंसिएशन की बात हो गई। अब आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। A prayer that asks for God's blessing, especially a prayer that concludes a worship service। मतलब ऐसी प्रार्थना जो कि भगवान से ब्लेसिंग यानी कि भगवान की कृपा पाने के लिए, ब्लेसिंग का मतलब कृपा पाने के लिए, और स्पेशली ए प्रेयर दैट कंक्लूड्स अ वर्शिप सर्विस, यानी कि प्रार्थना की जो सेवा होती है उससे संबंधित जो प्रेयर की जाती है वो, और एक भगवान से कृपा पाने के लिए जो प्रेयर की जाती है उससे संबंधित है बेनेडिक्शन। तो बेनेडिक्शन का अर्थ हमारे समझ में आ गया कि ये प्रार्थना से संबंधित है और वर्शिप सर्विस से संबंधित है, भगवान की ब्लेसिंग पाने के लिए। तो द मोमेंट द बिशप हैड फिनिश्ड हिज बेनेडिक्शन, शी स्क्यूज्ड क्विकली आउट ऑफ हर रो एंड डार्टेड आउट द कैथेड्रल साइड्स एंट्रेंस। तो ये एक उदाहरण है इसका बेनेडिक्शन का, देखते हैं। तो द मोमेंट द बिशप हैड फिनिश्ड हिज बेनेडिक्शन, यानी कि जिस क्षण बिशप ने अपना
आशीर्वाद या कृपा प्राप्त की। सी स्क्यूज्ड क्विकली, वह जल्दी से पंक्ति से बाहर निकल गई। स्क्यूज्ड मतलब बाहर निकलना। क्विकली आउट ऑफ हर रो, उसकी पंक्ति से। एंड डार्टेड आउट द कैथेड्रल, यानी कि और डार्टेड आउट द कैथेड्रल साइड एंट्रेंस, यानी गिरजाघर का, कैथेड्रल मतलब गिरजाघर, साइड एंट्रेंस मतलब प्रवेश द्वार से डार्टेड आउट यानी बाहर निकल गई। तो ये हो गया बेनेडिक्शन से रिलेटेड उदाहरण, एग्जाम्पल। अब इसके बारे में कुछ आगे दिया गया है। इन बेनेडिक्शन द बेने रूट इज जॉइंड बाय अनदर लैटिन रूट डिक्टो स्पीकिंग। डिक्टो मतलब डिक्ट या डिक्टो मतलब स्पीकिंग, और बेने मतलब वही बेनिफिट से रिलेटेड। सो द वर्ड्स मीनिंग बिकम्स समथिंग लाइक वेल विशिंग, यानी वेल विशर यानी कि अच्छा सोचने वाला, या हमारा जो भला सोचने वाला होता है उसे वेल विशर कहते हैं। तो डिक्शन का मतलब स्पीकिंग और बेनी मतलब अच्छा, तो अच्छा बोलने वाला या सोचने वाला बेनेडिक्शन का मतलब निकलता है। तो परहैप्स, जबकि द बेस्ट नाउन बेनेडिक्शन इज द सो कॉल्ड एरोनिक बेनेडिक्शन। एरोनिक बेनेडिक्शन फ्रॉम द बाइबल, मतलब जो बेस्ट जानकारी है बेनेडिक्शन की, या बेस्ट बेनेडिक्शन का जो अर्थ है वो है एरोनिक बेनेडिक्शन, जो बाइबल से लिया गया है। विच बिगिंस मे द लॉर्ड ब्लेस यू एंड कीप यू, जिसका मतलब होता है कि भगवान तुम्हारे पर कृपा करे और तुम्हें बचाए या तुम्हारी सुरक्षा करे। एन इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ द कैथोलिक मास वाज ट्रेडिशनल नाउन, जो कि महत्वपूर्ण भाग है कैथोलिक मास का। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। ऐसे पूरा देखना पड़ेगा। तो कैथोलिक मास का जो पारंपरिक भाग है वो बेनेडिक्शन के नाम से जाना जाता है, या बेनेडिक्टियस कहा जाता है उसे, बेनेडिक्टियस। आफ्टर इट्स फर्स्ट वर्ड, इसके पहले वर्ड का अर्थ ही ब्लेस्ड है। इट वाज एस.टी. बेनेडिक्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज। तो अभी ये इसके हिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि बेनेडिक्शन कहाँ से लिया गया है। इट वाज एस.टी. बेनेडिक्ट, जो कि किसी का नाम था। एस.टी. बेनेडिक्ट कोई पर्सन था जिसने ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट क्रिश्चियन मोनेस्ट्रीज, जिसने पहली क्रिश्चियन मोनेस्ट्री गठित की थी। एस.टी. बेनेडिक्ट, जिन्होंने पहली क्रिश्चियन मोनेस्ट्री गठित की थी, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। यानी क्रिश्चियन मोनेस्ट्री के गठन करने वाले एस.टी. बेनेडिक्ट के नाम पे बेनेडिक्शन शब्द लिया गया है, जिसका संबंध भगवान की कृपा, हित, भला सोचने या भलाई, अच्छाई से संबंधित है, फायदे से भी संबंधित है। क्रिश्चियन मोनेस्ट्री, मैनी क्रिश्चियंस हैव बीन baptized Benedict in his honor, and 16 popes have taken it as their papal name. Many Christian
मैनी क्रिश्चियन हैव बीन बैप्टाइज्ड, कई ईसाइयों ने उनके सम्मान में बेनेडिक्ट नाम से बपतिस्मा लिया है। बैप्टाइज्ड मतलब बपतिस्मा। और 16 पोपों ने इसे अपना पोप नाम बना लिया है। मतलब क्रिश्चियंस ने ही उनकी अच्छाइयों या उनका जो अच्छाइयों वाला पार्ट था या उनके जो विचार थे, उनके नाम पर ही बेनेडिक्ट शब्द को ले लिया, उसको यूज में लिया, उसका बपतिस्मा लिया है। और इसी में आगे 16 पोपों ने इस नाम को अपना पोप नाम बना लिया। तो ये बेनेडिक्ट शब्द की हिस्ट्री है, जो कि एक लैटिन रूट था। जिसका अर्थ वेल है बेनेफेक्टर। बेनेडिक्ट या बेने रूट से आगे अब जो नया शब्द हमें मिलता है वो बेनेफेक्टर है। बेनेफेक्टर ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। समवन हु हेल्प्स अनदर पर्सन और ग्रुप स्पेशली बाय गिविंग मनी। मतलब ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी की मदद करता है या दूसरे समूह की मदद करता है, स्पेशली बाय गिविंग मनी यानी पैसा देकर। स्पेशली कहा गया है पैसा देकर, उसे बेनेफेक्टर कहते हैं। अब इसको आगे हम अलग अलग भागों में देखते हैं बेनेफेक्टर को। उदाहरण भी दिया गया है। An anonymous benefactor had given $15 billion to establish an ecological institute at the university। मतलब एक इकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी में स्थापित करने के लिए जो कोई अनजान दानदाता है, उसने $15 मिलियन रुपीस $15 मिलियन दिए हैं। तो एनोनिमस मतलब अनजान, बेनेफेक्टर मतलब दान देने वाला। तो बेनेफेक्टर गिविंग मनी, डोनेशन देने वाले से संबंधित है। अब बेनेफेक्टर में बी इन्वॉल्व इन ऑलमोस्ट एनी फील्ड। मतलब जो दान देने वाला है बेनेफेक्टर, वो किसी भी फील्ड में इन्वॉल्व हो सकता है। वन में इंडो स्कॉलरशिप फंड, जिसमें से कोई एक स्कॉलरशिप फंड हो सकता है। अनदर में गिव मनी टू एक्सपेंड अ लाइब्रेरी, या फिर किसी लाइब्रेरी को बड़ा करने में, एक्सपेंड करने में दिया गया डोनेशन हो सकता है। स्टिल अनदर में लीव अ जेनरियस सम टू अ हॉस्पिटल इन हर विल। उसकी कोई इच्छा हो कि वो किसी हॉस्पिटल में कुछ दान करे, तो उससे संबंधित भी एक बेनेफेक्टर यूज में लिया जा सकता है। मतलब कई अर्थों में बेनेफेक्टर का यूज लिया जा सकता है। द फेमस बेनिफेक्शंस ऑफ जॉन डी रॉकफेलर इंक्लूड्स द गिफ्ट्स दैट एस्टेब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। मतलब शिकागो यूनिवर्सिटी को स्टेब्लिश करने में यानी स्थापित करने में जो फेमस बेनिफेक्शन, ये अच्छे से देखना जरूरी है। बेनिफेक्शंस डॉक्टर जॉन रॉकफेलर या जॉन डी रॉकफेलर ने दान दिया था या गिफ्ट्स दिए थे या दान दिया था, डोनेशन दिया था। तो ये बेनेफेक्टर से बेनेफेक्शन शब्द निकलता है। बेने से बेनेफेक्टर, बेनेफेक्टर से बेनेफेक्शन यानी डोनेशन देने वाला। फेमस बेनेफेक्शन यानी कि किसी पर्सन की विशेषता बताई गई है, एडजेक्टिव बेनेफेक्शन।
द रॉकफेलर फाउंडेशन एंड रॉकफेलर यूनिवर्सिटी जो शिकागो की यूनिवर्सिटी है और फाउंडेशन है। Many benefactors have reported that giving away their money turned out to be the most rewarding thing they ever did. इसका मतलब समझे कि जो बहुत सारे दान देने वाले हैं, बेनिफेक्टर्स या डोनेशन देने वाले या बेनिफेक्टर्स दान देने वाले, हैव रिपोर्टेड उन्होंने ये देखा है या रिपोर्ट किया है या समझा है दैट गिविंग अवे देयर मनी, यानी कि उनके द्वारा जो मनी दी गई है डोनेशन के रूप में वो टर्न्ड आउट, यानी कि उनके टर्न्ड आउट हुई है, यानी उनके सामने इस बात ही आई है या इस तरह से वो लोगों के सामने आई है टू बी द मोस्ट रिवार्डिंग थिंग, जो कि उनकी महत्वपूर्ण या सबसे अधिक रिवार्डिंग थिंग, यानी कि सबसे अधिक अच्छी चीज के रूप में जो उन्होंने अब तक की है, यानी उनके द्वारा किया गया सबसे अधिक भला कार्य ये उन्होंने अक्सर देखा है। टर्न आउट यानी सामने आना या लौट कर आना। तो दो शब्द हो गए बेने रूट से रिलेटेड, बेनेडिक्शन और बेनिफेक्टर, और उसी में बेनिफेक्टर में दो और देख लिया हमने शब्द, एक तो बेनिफिक्शंस और एक बेनिफेक्टर्स। अब तीसरे वर्ड की बात करते हैं, बेनिफिशरी। बेनिफिशरी इसका प्रोनाउंसिएशन है बेनिफिशरी। बेनिफिशरी a person or organization that benefits or is expected to benefit from something, एक ऐसा आदमी या संगठन जो कि benefits और is expected to benefit from something, यानी किसी चीज से बेनिफिट की आशा करता है या जिसे बेनिफिट मिलता है वो आदमी या वो संगठन, स्पेशली वन दैट रिसीव मनी और प्रॉपर्टी व्हेन समवन डाइज। स्पेशली कहा गया है किस संबंध में कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा संगठन जो पैसा प्राप्त करता है जब कोई आदमी मर जाता है तब, या फिर कोई प्रॉपर्टी प्राप्त करता है, उसे बेनिफिशियरी कहा जाता है, यानी कि लाभ प्राप्त करने वाला। बेनिफिशियरी एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिविंग इन अ ट्रेलर in near poverty, she received word in the mail that her father had died, naming her as the sole beneficiary of his life insurance policy. यानी कि गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाली जो कि प्राप्त करती है मेल के थ्रू अपने जो शब्द हैं कि उसके पिताजी मर चुके हैं और उसको एक सोल बेनिफिशियरी के रूप में उनकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसका फायदा मिलता है। लगभग गरीबी में एक ट्रेलर में रह रही उसे मेल में ये खबर मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई और उसे अपने जीवन बीमा पॉलिसी का एकमात्र लाभार्थी बताया गया है, जो कि हमने समझ लिया। बेनिफिशियरी
is often used in connection with life insurance, but it shows up in many other contexts as well. जो बेनिफिशियरी यानी लाभ प्राप्त करने वाला जो ये शब्द है, ये अक्सर ऑफ्टन यूज्ड इन कनेक्शन यानी कि ऐसे कनेक्शन में यूज होता है विद लाइफ इंश्योरेंस, बट इट शोज अप इन मेनी अदर कॉन्टेक्ट एज वेल। लाइफ इंश्योरेंस जैसे कनेक्शन में तो यूज होता ही है, इसी के साथ ये अधिकतर ऐसे अलग कंटेक्स्ट यानी कि दूसरे कंटेक्स्ट में भी, मेनी अदर कंटेक्स्ट में भी यूज होता है उसी भांति। अ कॉलेज में बी द बेनिफिशरी, कॉलेज जो कि एक संगठन है, एक संस्था है, वो भी बेनिफिशरी हो सकती है। और प्राइवेट डोनेशन यानी प्राइवेट डोनेशन से योर अंकल विल मे मेक अ चर्च हिज सोल बेनिफिशरी, आपके अंकल भी कोई चर्च को, किसी चर्च को अपना सोल बेनिफिशरी बना सकते हैं। चर्च हिज सोल बेनिफिशरी इन विच केस ऑल हिज मनी एंड प्रॉपर्टी विल गो टू इट व्हेन ही डाइज। जिस दशा में यानी उस दशा में, इन विच केस उस दशा में या उस स्थिति में उनकी जो संपूर्ण मनी या धन संपत्ति प्रॉपर्टी है वो उनके मरने के बाद कहाँ चली जाएगी, चर्च के हाथों में। तो वो अपने चर्च को सोल बेनिफिशरी बना सकते हैं। सोल बेनिफिशरी का मतलब एकमात्र लाभ प्राप्त करने वाला, शायद यही है। When he dies, a third party beneficiary of a contract is a, जो एक थर्ड पार्टी बेनिफिशरी है ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन ऑफ्टन अ चाइल्ड हु द पीपल signing the contract, which is usually an insurance policy or an employee benefit plan, want to benefit from it. In a more general way, a small business may be a beneficiary of changes to the tax code, or a restaurant may be the beneficiary when the one across the street closed down and its whole lunch crowd starts coming in. थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ पर्सन, यानी कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो थर्ड पार्टी बेनिफिशियरी रहता है वो कोई आदमी हो सकता है, कोई बच्चा अक्सर। व्हेन द पीपल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट, जब लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, विच इज यूजुअली इंश्योरेंस पॉलिसी, जो अधिकतर एक इंश्योरेंस पॉलिसी या कोई एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान हो सकता है। वांट टू बेनिफिट फ्रॉम इट, जो कि इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट प्राप्त करना चाहता है। इन अ मोर जनरल वे, और अधिक सामान्य तरीके से ये छोटा बिजनेस में स्मॉल बिजनेस में भी बेनिफिशियरी, एक छोटा बिजनेस जो भी एक बेनिफिशियरी हो सकता है ऑफ चेंजेस टू द टैक्स कोड, जो कि टैक्स कोड में परिवर्तन के कारण लाभ प्राप्त कर रहा है। और अ रेस्टोरेंट में भी द बेनिफिशियरी, और कोई रेस्टोरेंट वगैरह भी कोई बेनिफिशियरी हो सकता है। व्हेन द वन अक्रॉस द स्ट्रीट क्लोज, जब कोई गली से गली बंद होती है, क्लोज डाउन एंड इट्स होल लंच क्राउड स्टार्ट कमिंग इन। हाँ, जब कोई गली क्राउड से भर जाती है तो एक रेस्टोरेंट भी हो सकता है जो लाभ प्राप्त करे। अच्छा, तो इसमें कहा गया है रेस्टोरेंट में बी द बेनिफिशियरी व्हेन द वन अक्रॉस, यानी कि कोई दूसरा रेस्टोरेंट
जो कि उसके सामने है। वन अक्रॉस द स्ट्रीट क्लोज, यानी बंद हो जाता है। द स्ट्रीट क्लोजेज डाउन, यानी उसी गली में या उसी के सामने जो दूसरा रेस्टोरेंट है वो बंद हो जाता है। तो एंड इट्स होल लंच, और उसके सारी जो लंच की क्राउड भीड़ है वो स्टार्ट कमिंग उस रेस्टोरेंट में आती है, तो वो जब लाभकारी होता है। हाँ, ठीक है। अब 3 वर्ड हो चुके हैं एक रूट से रिलेटेड। चौथे वर्ड पर चलते हैं, बेनिवोलेंस। सॉरी, बेनिवोलेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन है बेनेवलेंस। ए जो कि ये अलग तरह का है, ये साइलेंट ही होता है, इसको बोलना नहीं होता, इसको इस तरह से बोल दें, बेनिवोलेंस। काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, यानी ये दयालुता से संबंधित है। उदारता, जेनरोसिटी, काइंडनेस दयालु और जेनरोसिटी उदारता। बेनिवोलेंस, तो एग्जाम्पल पे आते हैं, इन दोज फाइनेंशियल डिस्पेरेट ईयर्स द यंग कपल वाज सेव्ड ओनली बाय द बेनिवोलेंस ऑफ हर एल्डरली ग्रेट अंकल। उन वित्तीय डेस्परेट ईयर्स में, डेस्परेट का मतलब है कि शायद बुरे या दुखी दिनों में, निराश। तो इन दोज फाइनेंशियल डिस्परेट ईयर्स, यानी कि उन निराशाजनक वित्तीय वर्षों में, द यंग कपल वाज सेव्ड ओनली बाय द, जो कि युवा कपल जोड़ा था वह सेव्ड ओनली बाय द बेनिवोलेंस ऑफ हर एल्डरली ग्रेट अंकल, यानी कि उनके जो बूढ़े अंकल थे उनके दयालुता के कारण ही वह उन डेस्परेट फाइनेंशियल ईयर्स में, यानी कि निराशाजनक वित्तीय वर्षों में अपना जीवन यापन कर पाया है, अपने अंकल की दयालुता या उदारता के कारण। यानी अंकल ने मदद की होगी उनकी, जो एल्डरली ग्रेट अंकल है, अंकल के आगे ग्रेट लगा हुआ है। पार्ट ऑफ बेनिवोलेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन रूट मीनिंग विश। अब बेनिवोलेंस को एक्सप्लेन किया गया है कि ये एक लैटिन रूट है जिसका मीनिंग है विश। वैसे हमने बेनी रूट को अच्छे से समझ लिया है, तो बेनिवोलेंस उसी से संबंधित है, उसी का आगे बढ़ा हुआ रूप है और उसी से नया शब्द निकला है। लेकिन इसको अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया है, तो हम समझते हैं कि वोलेंस और बेनी का मतलब पता है, वोलेंस का क्या है। तो लैटिन रूट मीनिंग विश है बेनिवोलेंस का, यानी इच्छा। द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिक्स, ये इंग्लिश पर्सन्स के नेम ऐसे ही होते हैं, इनको थोड़ा समझने में, बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी समस्या आ जाती है, तो इसको देख लेते हैं। चार्ल्स डिकेंस तो ये जरूर कोई स्टोरी निकलेगी इस शब्द के पीछे। द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस ऑफ्टन इंक्लूड अ बेनिवोलेंट फिगर, यानी कि जो चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स होती हैं वो अक्सर अपने आप में किसी दयालु चरित्र को रखती है। उदाहरण दिया गया है, द नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकेंस ऑफ्टन इंक्लूड अ बेनिवोलेंट फिगर, यानी कि दयालु या उदार व्यक्ति या पर्सन या चरित्र को अपनी नॉवेल्स में रखा जाता है। चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल्स में वो होता ही है। तो हु रेस्क्यूज द मेन कैरेक्टर एट सम पॉइंट, जो कि रेस्क्यू करता है मेन कैरेक्टर को किसी पॉइंट पे आकर। मिस्टर ब्राउनलो
in Oliver Twist, Abel McWitch in David Copperfield, मिस्टर जेरेंडिस इन ब्लीक हाउस। ये एग्जाम्पल दिए गए हैं उन नॉवेल्स के। इसको पूरे को ही ले लेते हैं अपन ताकि अच्छे से स्पष्ट हो सके। चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों में अक्सर एक परोपकारी व्यक्ति शामिल होता है जो किसी बिंदु पर मुख्य पात्र को बचाता है। ओलिवर ट्विस्टर में मिस्टर ब्राउनलो, डेविड कॉपरफील्ड में एबल मैकविच, ब्लैक हाउस में मिस्टर जर्नडाइस, ए क्रिसमस कैरोल में एबेनेजर स्क्रूज का परोपकारी होना। अच्छा, तो यह है इसका आशय कि चार्ल्स डिकेंसन की नॉवेल्स यानी उपन्यासों में कोई परोपकारी या बेनिवोलेंट उदार फिगर हो, यानी कि कैरेक्टर होता है, पर्सन होता है, ऐसा फिगर जो कि रेस्क्यू करता है मुख्य पात्र को, यानी बचाता है, मुख्य पात्र को बचाने का काम करता है। किसी पॉइंट पर, जैसे कि उदाहरण दिए गए हैं मिस्टर ब्राउनलो इन ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट कोई नॉवल है उनकी, उसमें मिस्टर ब्राउनलो है। एबल मैकविच इन डेविड कॉपरफील्ड, डेविड कॉपरफील्ड भी नॉवल है उनकी जिसमें एबल मैकविच है। ये वो ऐसे फिगर्स हैं जो कि बेनिवोलेंट हैं, यानी कि उदार हैं, परोपकारी हैं। मिस्टर जेरेंडिस इन ब्लैक हाउस, ब्लैक हाउस में मिस्टर जेरेंडिस है। एवेंजर स्क्रोज इन अ क्रिसमस कैरोल, क्रिसमस कैरोल उनकी एक नॉवल है, उसमें एवेंजर स्क्रोज है। टू बी बेनिवोलेंट इट हेल्प्स टू हैव मनी बट इट्स नॉट नेसेसरी। मतलब बेनिवोलेंट यानी परोपकारी होने के लिए ये मददगार है कि उसके पास पैसा हो, बट ये जरूरी नहीं है कि वो केवल पैसे से ही मदद करे। काइंड असिस्टेंस ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल सॉर्ट may turned out to be life-saving benevolence as well. Kind assistance of a non-financial sort, यानी कि बिना वित्तीय असिस्टेंट यानी मदद के भी जो मदद होती है वो may turned out to be life-saving, वो भी जीवन बचाने वाली बेनिवोलेंस यानी परोपकारी साबित होती है। बिल्कुल उसी भांति, एज वेल, बिल्कुल उसी भांति, यानी कि जरूरी नहीं है कि वित्तीय मदद का ही अर्थ बेनिवोलेंट हो या बेनिवोलेंस हो। तो बेने रूट पढ़ा, बेने रूट पढ़ा, बेने से रिलेटेड कई वर्ड पढ़े। बेनी डिक्शन, बेनी डिक्शन, बेनेडिक्शन, बेनिफिशरी, बेनिफिशरी और बेनिफेक्टर, एक्टर, बेनिवोलेंट, बेनेवोलेंट को बेनेवोलेंस और बेनिवोलेंस, बेनेवोलेंस स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है,
जिसमें हमें काइंडनेस और जेनरोसिटी दो शब्द और समझ में आए। बेनिवोलेंस है ना, बेनिवोलेंट, बेनिफैक्टर, बेनिफैक्शंस, बेनिफिशियरी, बेनेडिक्शन, बेनिफैक्टर्स, हाँ ये हो ही गया। तो ये एक रूट वर्ड बेने से हमें इतने सारे वर्ड्स का पता चलता है। हमने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा भी है। और रही बात स्पेलिंग मिस्टेक हमसे होती है, क्योंकि स्पेलिंग्स इतनी जल्दी याद नहीं रहती, भूल जाते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आपको भी स्पेलिंग तभी याद रहेगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमारा रूट चेंज होने वाला है। एक रूट हमने पढ़ लिया है बेनी, अब दूसरे रूट की बात करेंगे। तो दूसरा रूट एम है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे।